हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेनी गाइस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने बायो सीरीज स्टार्ट की थी। लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्मोसिस पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सेल वॉल। तो आइए जानते हैं सेल वॉल क्या होती है। बेसिकली अगर हम देखें तो जो प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ इसके अंदर की रिजिड आउटर कवरिंग होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये है अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है इसके अंदर बाहर सेल वॉल। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द प्लांट सेल। अब ये जो सेल वॉल है ये बेसिकली सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज कंपाउंड होता है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। और ये जो सेल वॉल होती है वो सेल को एक शेप देती है। क्या देती है? प्रोटेक्ट भी करती है और एक शेप भी देती है। प्रोटेक्ट एंड शेप। When a living plant cell loses water through osmosis, their shrinkage or contraction of the content of the cell wall away from the cell wall. This phenomena is known as a plasmolysis. अब देखिए प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। जैसे ये कोई सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है और इसका साइटोप्लाज्म है। अब क्या होने लगा है कि इसमें से पानी लॉस होने लगे तो सेल क्या करने लगेगी? सेल श्रिंक करने लगेगी। इस फिनोमेना को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। द सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू स्टैंड विथ वेरी डाइल्यूटेड एक्सटर्नल मीडियम विदाउट द बर्स्टिंग। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लांट एंड फंजाई बैक्टीरिया अगर सेल है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये प्लांट ही सेल है, इसके बाहर क्या होगी? ये होगी सेल वॉल और ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल और ये है न्यूक्लियस। हाँ, अब फॉर एग्जांपल ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डली है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा है, तो पानी क्या करने लग जाएगा? वाटर इसमें मूव करने लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो? पानी का कंटेंट बढ़ जाएगा, तो ये सेल क्या होगी? सेल फूलने लगेगी। तो बेसिकली ये क्या फूलने लगेगी और ये बर्स्ट ना कर पाए, तो जो सेल वॉल है वो एक प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करेगी और ये मतलब पानी यहाँ से फोर्स लगाएगा और ये यहाँ से फोर्स लगाएगी, तो सेल वॉल जो है एक प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करेगी जिससे सेल क्या होगी? बर्स्ट नहीं कर पाएगी। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। इन सच मीडियम द सेल्स टेंड टू टेक अप द वाटर बाय ऑस्मोसिस। सेल swells building up the pressure gradient against the cell wall. The wall exerted equal pressure against the swollen cell. Because of their wall, such cell can withstand much greater change in the surrounding medium than the animal cell. अब ये क्या होता है? जो एनिमल सेल होती है इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। अब हम न्यूक्लियस पे पढ़ते हैं। न्यूक्लियस, according to the chemical composition, different regions of the cell get colored differentially. Some region may appear darker than other region. Apart from the iodine solution, we could also use the safranin solution or the methylene blue solution to stain the cell. अब होता क्या है? जैसे ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है और ये इसके सारे ऑर्गेनेल्स हैं। इसका न्यूक्लियस है, ये ऑर्गेनेल्स हैं। अब ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं कभी कभी ये माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं हो पाते हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है? इनको डिफरेंट डाई से स्टेन करना पड़ता है, क्योंकि ये डिफरेंट कलर क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं और फिर ये माइक्रोस्कोप में शो होते हैं। अब देखो, न्यूक्लियस कब विजिबल होता है? जब हम सेल को या तो आयोडीन सॉल्यूशन या फिर सेफ्रेनिन सॉल्यूशन या मिथाइलिन ब्लू जो सॉल्यूशन है इससे क्या करें? स्टेन करें, तो हमें न्यूक्लियस विजिबल हो जाता है। अब आप देखते हैं कि न्यूक्लियस दिखता कैसा है। ये है हमारा न्यूक्लियस। ये जो आउटर वॉल है ये है न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओके। ये जो है ये है न्यूक्लियस और ये जो आपको कंडेंस फॉर्म में दिख रहे हैं ये है हमारे क्रोमेटिन और जो अंदर भरा हुआ है दैट इज़ अ न्यूक्लियोप्लास्ट। अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक बताती हूँ, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म, देखो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? जो न्यूक्लियोप्लाज्म है प्लस साइटोप्लाज्म, ये इम्पॉर्टेंट एक वर्ड है, आप इसको याद रख लीजिएगा। इनको जब मिल जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे प्रोटोप्लाज्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर
कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपी करके देखें तो ये ऐसी दिखेगी, क्योंकि ये डबल लेयर होती है तो ये इस टाइप से दिखती है। इस पे छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं। इन्हीं पोर्स से क्या न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब देखिए, द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। Okay, the nucleus contains a chromosome which are visible as a rod-shaped structure only when the cell is about to divide. Chromosome contain information for the inheritance of character from parents to the next generation from the DNA. DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। अब देखिए, ये जो क्रोमेटिन होते हैं ना, ये सब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़े रहते हैं। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये क्या होता है, ये कंडेंस होने लग जाते हैं और ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम किससे बना होता है, तो ये डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। एंड डीएनए क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है। अब कभी आपने सुना होगा कि मतलब फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं, अरे इसकी ये, जैसे किसी का बेबी होता है तो बोलते हैं अरे इसकी आंखें इसके पापा पे गई हैं, इसकी नाक इसकी मम्मी पे गई हैं, तो क्यों गई हैं। बेसिकली ये क्या होता है, जीन्स की वजह से होता है। जीन्स कहाँ होता है, जीन्स इन डीएनए में होता है और ये क्या करती हैं, ये एक पेरेंट से बेबी में पास ऑन होती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ओके, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो जैसे कि ये दो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, इनका डीएनए शेयर होगा, तब इनका बेबी में वो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसकी आईब्रोज और आई कलर फॉर एग्जांपल इसकी मम्मा से मिलते हैं तो इनके मम्मा का जो जीन होगा वो डोमिनेंट होगा। और अगर जैसे पापा से स्किन कलर मिला है तो पापा का स्किन कलर का जो जीन होगा वो डोमिनेट होगा। तो ये जीन कहाँ होंगे, ये क्रोमोसोम में होंगे। ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की या फिर की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉर्म करते हैं। ओके, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। इन द सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग दैट डीएनए इज रिप्रेजेंट एज अ क्रोमेटिन मटेरियल। देखिए, क्रोमेटिन मटेरियल मैंने आपको बताया था ना, ये है क्रोमेटिन मटेरियल। जब फंक्शन नहीं कर रहा होता तब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, एक गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर में पड़ा होता है। Chromatin material is visible and entangled mass of a thread-like structure. Okay, thread-like structure. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome. The nucleus play a central role in a cellular reproduction, the process by which a single cell divided and form a two new cells. Okay, it also play a crucial part along with the environment and determine the way of a cell which develop and what from it will exhibit at a maturity by directing the chemical activities of the cell. अब देखिए, बेसिकली क्या होता है, जो सेल का न्यूक्लियस होता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि जो सेल होगी उसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जाएंगे, क्या वो कैसी वो रिजेंबल करेगी, ये क्या वो फंक्शन करेगी। ठीक है, ये इसके किस पे, न्यूक्लियस पे निर्भर करता है। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. In such undefined nuclear region containing not only the nucleic acid is also called the nucleoid. Such organism whose cell lack the nuclear membrane is called the prokaryotics. देखिए, न्यूक्लियस के आधार पे हम सेल को दो पार्ट में दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक प्रोकैरियोटिक एंड एक यूकैरियोटिक। अब देखिए, जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो सेल्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा ना वो डेवलप नहीं होगा। तो जो डेवलप और अनडेवलप न्यूक्लियस है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे।
और हम फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट सेल और एनिमल सेल है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो डेवलप होगा और फुली फंक्शनल करेगा। इसमें भी फंक्शन करता है बट इनमें डिफरेंस होता है। इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और इन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट्स, ठीक है। और इन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी अच्छे से डेवलप कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डेवलप नहीं होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो जाए, है ना, इनके अंदर ये डेवलप नहीं हो पाता। और यूकैरियोटिक सेल्स जैसे कि प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, ये यूकैरियोटिक कहलाती हैं क्योंकि इनके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो फुली डेवलप होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ओके, प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है और प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, इसके अंदर न्यूक्लियस में भी डिफरेंस होता है और काफ़ी सारे जो ऑर्गेनेल्स जो इस सेल के अंदर लाई करते हैं इनमें भी डिफरेंस होता है, ओके। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया फुली डेवलप होगा, इसमें इतना फुली डेवलप नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर वैक्यूल्स वगैरह होते हैं, इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं, ओके, इस टाइप से। इसमें प्लास्टिड होते हैं, मान लो अगर फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल इसमें प्लास्टिड होते हैं, इसमें नहीं हो पाएंगे ये, तो ये इसमें डिफरेंस होते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो परफॉर्म द poorly organized part of the cytoplasm. The chlorophyll in the photosynthesis of prokaryotic bacteria is associated with the membranous vesicle but not with the plastid as in eukaryotic cells. अब देखो क्लोरोफिल, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जैसे क्लोरोफिल हैं बट इसमें प्लास्टिड है, इसमें प्लास्टिड नहीं है, ये मेम्ब्रेन से काम चला रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये जो सेल है, ये मान लो ऑर्गेनेल्स हैं, ये बेसिकली जिस फ्लूइड में लाई करते हैं जो यहाँ पे वाटरी कंटेंट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, ओके। तो मतलब बेसिकली ये जो सेल का वाटरी पार्ट कंटेंट होता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। द रीजन दैट टेक अप द वेरी लिटिल स्टेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेल के ऊपर हम क्या करते हैं, सेल को हम स्टेन करते हैं, कुछ जो होते हैं वो काफ़ी डार्क हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो लाइट होते हैं। इसी तरीके से जो साइटोप्लाज्म होता है अगर हमने स्टेन करा है तो ये बहुत लिटिल स्टेन करता है। द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल। जैसे मैंने बताया ना कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ईआर है, ये इसके अंदर रहते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर अ सेल। ईच ऑर्गेनेल्स आर enclosed by a membrane, okay. In prokaryotic, besides the absence of defined nuclear region, the membrane bound cell organelles are also absent. देखो इसमें क्या कहा है कि जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल ये यूकैरियोटिक है और ये प्रोकैरियोटिक है, इसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप होगा, इसके अंदर भी होगा, साइटोप्लाज्म इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इसका जो न्यूक्लियस है वो फुली डेवलप्ड है, इसका नहीं है। अब इसमें क्या है, जैसे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया भी है ना ये डबल मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है। अब वो क्लोरोप्लास्ट तो वो भी क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन में होगा। बट इसके अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे ना वो सिंगल लेयर में ही रहेंगे, जस्ट लाइक इस न्यूक्लियर जो कि जैसे डेवलप ही नहीं हो पाया है। On the other hand, the eukaryotic cell have the nuclear membrane as well as the membrane closed organelles, जो मैंने आपको बताया। This significant membrane can be illustrated with the example of viruses. Viruses like any membrane and do not show characters of life until they enter the living body and use its cell machinery to multiply. अब जो वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे किसी उनको एक होस्ट चाहिए होता है फॉर एक्टिव होने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी होस्ट के बाहर हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, और जैसे ही वो किसी होस्ट के अंदर आ गए तो वो एक्टिव हो जाएंगे। और जो होस्ट की मशीनरी होगी, मतलब जो फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, अगर सेल के बाहर वायरस है तो ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा। अगर सेल के अंदर आ जाएगा देन ये एक्टिव हो जाएगा। और जो सेल की मशीनरी होगी, मशीनरी से मतलब उसका न्यूक्लियस, उसके ऑर्गेनेल्स, उसके साइटोप्लाज्म, उनको क्या करने लग जाएगा, उन पे अपना
कंट्रोल जमाने लग जाएगा और बेसिकली उस पर अपना कंट्रोल लेके क्या करने लग जाएगा, वायरस मल्टीप्लाई करने लग जाएगा। तो आज के लिए हम बस यहीं रुकते हैं, अगले सेशन में नया टॉपिक लेंगे। प्लीज़ थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।